रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम फार्माकोलॉजी को कवर करने वाले हैं और थोड़ा सा लो एफर्ट कंटेंट हम अपलोड करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम ओवरऑल फार्माकोलॉजी का बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो होता है वो आप उनको क्रेनियो सैक्रल भी कह सकते हैं, क्योंकि क्रेनियल नर्व नंबर 3, 7, 9, 10 और इसके अलावा सैक्रल 2, 3, 4 से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट करता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो 75% वेगस नर्व से होता है। बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन को कवर कर लेते हैं। बायो अवेलेबिलिटी अनचेंज ड्रग की फ्रैक्शन होता है, यानी द फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग विच रिचेज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन बाय एनी रूट। तो किसी भी रूट से अगर आप ड्रग को देते हो तो फिर उस अनचेंज ड्रग का जो फ्रैक्शन होता है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है तो उसको बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। इंट्रावेनस रूट से दोगे तो बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इंट्रावेनस रूट से दोगे तो 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है और मोस्ट रैपिड ऑनसेट होता है। इंट्रामस्कुलर के अंदर दोगे तो फिर आज बायो अवेलेबिलिटी होती है। इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस इन दोनों के अंदर सिमिलर है, लाइक 75 से लेकर 100, लेकिन ये ऑलवेज या मोर और लेस 100 से कम होती है, कभी कभार 100 के बराबर भी हो सकती है। इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस के अंदर फ़र्क क्या होता है? इंट्रामस्कुलर के अंदर लार्ज वॉल्यूम्स होते हैं, ओके, और जो इंट्रामस्कुलर है और सबकुटेनियस है इन दोनों में सिमिलैरिटी होती है, लाइक 75 से लेकर लेस देन 100 बायो अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा ये दोनों पेनफुल हो सकती है, लेकिन इंट्रामस्कुलर के अंदर लार्जर वॉल्यूम होते हैं, सबकुटेनियस के अंदर स्मॉलर वॉल्यूम्स होती है। ओरल या पर ओरल की बात करते हैं तो ये 5 से लेकर लेस देन 100 तक होती है। ओरल मोस्ट कन्वीनियंट होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेक्टल 30 से लेकर लेस देन 100 तक जाता है, लेस फर्स्ट पास इफेक्ट होता है इसकी रेक्टल के केस में, लेकिन फर्स्ट पास इफेक्ट होता है। एज कम्पेयर टू ओरल कम होता है। इनहेलेशन की बात करते हैं तो ये भी 5 से लेकर लेस देन 100 है, यानी ओरल जैसी होती है, लेकिन यहाँ पर रैपिड ऑनसेट होता है, वेरी रैपिड ऑनसेट होता है। ट्रांसडर्मल 80 से लेकर लेस देन 100 है, वेरी स्लो एब्जॉर्प्शन होती है, ओके। तो ये उनके लिए इस्तेमाल करते हैं ओके, यानी यूज्ड फॉर लैक ऑफ फर्स्ट पास इफेक्ट, यानी ऐसे ड्रग जिनका फर्स्ट पास इफेक्ट होता है तो आप ट्रांसडर्मल रूट से दे देते हो ताकि इनका फर्स्ट पास इफेक्ट ये बाईपास हो जाए, लेकिन इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है, काफ़ी स्लो एब्जॉर्प्शन होती है। इसके बाद चलते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन की। तो जो स्टेरॉइड होते हैं, ठीक है, तो उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, स्पेसिफिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम अगर इनकी बातें कर लेते हैं। तो पहला कुछ होते हैं शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट होते हैं, कुछ लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग का था कॉर्टिसोन और हाइड्रोकोर्टिसोन। वैसे हाइड्रोकोर्टिसोन को कॉर्टिसोल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंटरमीडिएट के अंदर फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोन है, प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, ओके। जबकि लॉन्ग एक्टिंग के अंदर ट्राइमेक्नालोन, डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन है। इसके बाद वेलप्रोइक एसिड की तरफ चलते हैं। तमाम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के पास टेराटोजेनिक पोटेंशियल होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा टेराटोजेनिक वेलप्रोइक एसिड होती है। स्पेसिफिकली अगर वेलप्रोइक एसिड से ट्रीटमेंट ले रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, स्पेसिफिकली स्पाइना बाइफिडा होता है, ओके, ठीक है। यानी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो स्पाइना बाइफिडा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनॉमली फिनोबार्बिटन से तो वो कार्डिक डिफेक्ट होती है, ओके। टोपिरामिड की वजह से क्लेफ्ट लिप और पैलेट होते हैं। एंटी सीजर ड्रग जिसका लोवेस्ट कंजेनिटल डिफेक्ट होता है तो वो 2L है, जिनका रिलेटिवली लोवेस्ट कंजेनिटल डिफेक्ट होता है लैमोट्रेजिन और लेविटिरासिटाम है। एंटी सीजर ड्रग जिसका मैक्सिमल ब्रेस्ट मिल्क सेक्रेशन इफेक्ट होता है तो वो लैमोट्रेजिन होती है। इसके बाद नेक्स्ट है साल्बिटामोल। साल्बिटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट होती है, एक्यूट ब्रोंकियल एस्थमा के अंदर प्रेफर की जाती है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद दिस एजेंट, तो इसकी वजह से ट्रेमर वगैरह हो सकती है। फॉर्मिटिरोल, तो जो फॉर्मिटिरोल है ये बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है। फॉर्मिटिरोल, साल्मिटिरोल, जैसे साल्बिटामोल जिसको अल्बिटिरोल कहते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, लाइक साल्बिटामोल, टर्बिटोलिन, मेटाप्रोटिनोल होती है। इसमें जो फॉर्मिटिरोल, साल्मिटिरोल, इंटाकेटिरोल लॉन्गर एक्टिंग होती है, तो ये एस्थमा के अंदर और सीओपीडी के अंदर प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। डेस्मोप्रेसिन की तरफ चलते हैं। डेस्मोप्रेसिन लॉन्ग एक्टिंग सिंथेटिक एनालॉग होता है किसका? वैसोप्रेसिन का। जो डेस्मोप्रेसिन है ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है फॉर न्यूरोजेनिक और पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, ओके। जो डेस्मोप्रेसिन है इसके अलावा माइल्ड हीमोफीलिया, माइल्ड वॉन विलिब्रेंट डिजीज और नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ओके। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस थायोजाइड डायूरेटिक होती है। कोनिवेप्टिन और टोलवेप्टिन ये वेसोप्रेसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, एंटागोनिस्ट होती है, ठीक है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH। इसके अलावा आप इनको हार्ट फेलियर में भी दे सकते हैं फॉर फ्री वाटर क्लियरेंस और हाइपोनेट्रीमिया के अंदर हम किसको इस्तेमाल कर सकते हैं? वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट में कोनिवेप्टिन और टोलवेप्टिन। हार्ट फेलियर है, हाइपोनेट्रीमिया
डिस्लेट्रीमिया है और सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एटीएच है। लिग्नोकेन एक लोकल एनास्थेटिक होती है जिसके पास एंटी रिथमिक प्रॉपर्टी होती है। आपको पता है कि जो एंटी रिथमिक है 1A के अंदर कौन सी ड्रग आती है? 1A के अंदर हम कह सकते हैं कि प्रोकेनामाइड, डाइसोप्रामाइड और क्विनिडीन आती है। 1B के अंदर लिडोकेन, मैक्सिलेटिन और फेनिटोइन है, जबकि 1C के अंदर फ्लेसिनाइड आती है। लिडोकेन या लिग्नोकेन लोकल एनास्थेटिक है जिसके पास एंटी रिथमिक एक्टिविटी होती है। इसकी टॉक्सिसिटी ना होने के बराबर होती है। तो ऐसे रिदमियाँ जो कि एक्यूट एमआई से एसोसिएटेड होते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसको सिर्फ इंट्रावेनस रूट से देती है, क्योंकि ओरल रूट से दोगे तो काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इसने इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देना है, ठीक है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर द टर्मिनेशन ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए को प्रिवेंट करने के लिए वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा डायजॉक्सिन इंड्यूस एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। लीस्ट कार्डियोटॉक्सिक है अमंग द सोडियम चैनल ब्लॉकर। ओके, इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिप्रेस कर सकती है, यहाँ तक कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन करवा सकती है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, तो इसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल होते हैं, जिसमें पैरासीजिया, ट्रेमर वगैरह ये सब चीज़ें लिखी हुई है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एलोपिरिनोल की तरफ आ जाते हैं। एलोपिरिनोल ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर द क्रॉनिक गाउट है, ओके, या फिर एक्यूट गाउट के जो अटैक्स होते हैं उनके दरमियान में आप एलोपिरिनोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक गाउट या एक्यूट गाउट अटैक के दरमियान जो पीरियड्स होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए एलोपिरिनोल होती है। एलोपिरिनोल और फिबॉक्सास्टैट ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को रिबेट कर देती है, ठीक है। लेकिन जब आप एलोपिरिनोल की थेरेपी को स्टार्ट करते हो तो फिर आपने कोल्चिसिन और एनसेड भी देना होता है, यहाँ तक कि जो स्टेडी स्टेट यूरिक एसिड उसका लेवल 6 मिलीग्राम या से नीचे गिर जाए या नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो उसको 6 मंथ तक यूज़ करते हैं। इनिशियल डोज 50 से लेकर 100 मिलीग्राम पर डे होती है। किसकी? कोल्चिसिन की एलोपिरिनोल की है। एलोपिरिनोल को शुरू में इनिशियली जब हम एनसेड और कोल्चिसिन के साथ मिला के देते हैं क्योंकि गोट को प्रेसिपिटेट कर देती है। जीआईटी इंटॉलरेंस होती है। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूराइटिस है, नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस होता है, बोन मैरो सप्रेशन है, हेपाटोटॉक्सिटी और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, मैक्युलोपैपुलर रैशेस होती है, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस है, कैटरेक्ट वगैरह इससे हो सकते हैं एलोपिरिनोल से। आगे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट क्रॉनिक गाउट, तो एक्यूट और क्रॉनिक नहीं, एक्यूट गाउट के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ओके, तो प्रोबेनिसिड एसिड, एनसेड एक्सेप्ट एस्पिरिन है, ठीक है। तो एक्यूट गाउट के लिए वैसे हमने जो पढ़ा था कोल्चिसिन, एनसेड होती है और हम कह सकते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिबॉक्सास्टैट ये भी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, तो इन पेशेंट में इस्तेमाल करते हैं जो कि सल्फ एलोपिरिनोल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जो प्रोपेनिसिड एसिड होती है, सल्फिनपैराजोन है और लेसिनोरोड होती है, यूरिक एजेंट होती है, ये गाउट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिकली जब एलोपिरिनोल या फिबॉक्सास्टैट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इसके बाद कुछ ऐसी ड्रग्स है जो कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है और उनके सेफ अल्टरनेटिव क्या है, ओके। तो एंटीबैक्टीरियल के लिए फॉर एग्जांपल कोट्रीमॉक्सासोल है, फ्लोरोक्विनोलोन होती है, तो ये ड्रग सारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। सल्फोनामाइड या कोट्रीमॉक्सासोल इस्तेमाल कर लेंगे तो कार्डियक हो जाएगा। अमाइनोग्लाइकोसाइड की वजह से ऑटोटॉक्सिटी और नेफ्रोटॉक्सिटी हो सकती है। फ्लोरोक्विनोलोन की वजह से आर्थ्रोपैथी हो सकती है, ग्रोइंग कार्टिलेज को, टेंडन को डिस्ट्रॉय कर देती है, टेंडिनाइटिस वगैरह कर सकती है, टेंडन रप्चर करा देती है। इसके बाद है रेगुलर इंसुलिन। जो रेगुलर इंसुलिन होती है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है, सॉल्युबल क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन होती है। इसका हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट 30 मिनट्स के अंदर आना शुरू हो जाती है। सबकुटेनियस इंजेक्शन के फॉर्म में देती है तो सब 30 मिनट के अंदर इसके इफेक्ट आना शुरू हो जाती है। पीक आती है 2 घंटे में और 5 से लेकर 7 घंटे तक ये इसकी एक्शन परसिस्ट रहती है, ओके। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंट सब्जेक्ट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनको इंसुलिन का सोल्यूशन रिलेटिवली ज़्यादा रिक्वायर होता है, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन है ये वायल फॉर्म और डिस्पोजेबल पेन दोनों के अंदर इस्तेमाल होती है। तो उसका इंट्रावीनस इन्फ्यूजन होता है वो डायबिटिक कीटोसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो इंसुलिन ग्लार्गिन है ये सॉल्युबल पीकलेस है। पीकलेस का मतलब है कि ब्रॉड कंसंट्रेशन प्लेटियो होता है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग होता है। इसका ऑनसेट 1 से लेकर 1.5 आवर है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 11 से लेकर 24 आवर है। ये इंसुलिन ग्लार्गिन होती है और इसको हम दूसरी इंसुलिन से मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब इन सब की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, लाइक इंसुलिन लिस्पोरो है, स्पार्टेट है, ग्लोलिसिन है, ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन है। इसके अलावा टेक्नोस्फेयर इनहेल्ड इंसुलिन होती है, ह्यूमन एनपीएच है, इंसुलिन रिटामिर है, इंसुलिन डेग्लूडेक होती है, ओके। और ग्लार्गिन ऊपर लिख चुके हैं। तो ग्लार्गिन है, ओके। इसके अलावा डिटामिर है, डेग्लूडेक है, इनकी पीक नहीं होती। यहाँ पे इन्होंने एनपीएच लिखा हुआ, इसकी पीक भी ऑलमोस्ट नहीं होती, ओके। जो डेग्लूडेक होती है इसकी 42 आवर्स से ज़्यादा ड्यूरेशन होता है, ओके। जो ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन है 30 मिनट्स तक इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है, 2 आवर में पीक आती है और 5 लेकर 7 घंटे में इसका एक्शन परसिस्ट रहता है। इसके बाद है कि जो ड्रग और चॉइस है तमाम फ्लूक्स के लिए और ट्रीमाटोड के लिए प्राजिक्विंटल होती है, लेकिन सवाई लिवर फ्लूक के लिए ट्रिक्लाबेंडाजोल और बिथियोनोल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ड्रग और चॉइस होती है तमाम टेप फॉर्म या सिस्टोट के लिए प्राजिक्विंटल होती है, एक्सेप्ट
सिस्टिसर्कोसिस और इकाइनोकोकस। सिस्टिसर्कोसिस और इकाइनोकोकस के अंदर प्रेसिक्यूटल इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम एल्बेंडाजोल इस्तेमाल करते हैं। तमाम राउंड वार्म के लिए एल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल इस्तेमाल करते हैं, सिवाय स्ट्रैंगुलाइड्स के, ओन्कोसर्का के। इन दोनों के केस में हम आइवरमेक्टिन इस्तेमाल करते हैं। और फिलारियासिस के अंदर, लोअर डिजीज के अंदर डाइमिथाइल कार्बामेजिन यूज़ करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि ड्रग और चॉइस को आपने किस तरह से कवर करना है। इसके बाद हेलमिंथीस के इन्फेक्शन है, तो आपको ये ऊपर वाली चीज़ याद रख लो कि एल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल सबके लिए होती है, सिवाय स्ट्रैंगुलाइड्स के, ओन्कोसर्का के। यहाँ पर आइवरमेक्टिन इस्तेमाल होती है। फिलारियासिस के लिए, लोअर के लिए डाइमिथाइल कार्बामेजिन होती है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। लिथियम कार्बोनेट। तो ड्रग और चॉइस होती है फॉर मेनिया के लिए लिथियम इस्तेमाल करते हैं। ओके, मैनिक एपिसोड को जो एक्यूट अटैक के लिए, ठीक है, तो मैनिया के लिए तो लिथियम होती है, लेकिन जो एक्यूट अटैक है मैनिक एपिसोड के लिए, तो उसके लिए आप एटिपिकल एंटीसाइकोटिक इस्तेमाल करते हैं या बेंजोडाइजेपिन यूज़ करते हैं। ऐसे एजेंट जो कि मेनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मीमोनिक है लिथियम एक्ट वेल्पोराइड। तो लिथियम वेल्पोराइड हो गया, और एक्ट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक का कार्बामेजापिन है, और टोपिरामेट होती है। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं मेनिया को ट्रीट करने के लिए। इसकी बात है मिपोरोसिन है। जो मिपोरोसिन होती है, ये माइनर स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। स्पेसिफिकली इम्पैटिगो टॉपिकली अप्लाई होती है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। स्पेसिफिकली मर्सा रेजिस्टेंट है, मर्सा ससेप्टेबल होती है। ओके, इंट्रानेजल फॉर्म में देते हैं मिपिरोमाइसिन को। एक तो टॉपिकल फॉर्म होती है जो कि इम्पैटिगो को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इंट्रानेजल फॉर्म होती है, ये नेजल कैरियर को एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये करती क्या है, स्टाफिलोकोकस के आइसोल्यूसाइल टीआरएनए सिंथेटेज को ब्लॉक कर देती है, टीआरएनए सिंथेटेज को इनहिबिट कर देती है। इसके बाद है बुप्रोपियोन। बुप्रोपियोन ये जो एंटी डिप्रेसेंट बुप्रोपियोन होती है, ये निकोटीन सेसेशन थेरेपी के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, ठीक है। ओके, जो टोपिरामेट होती है, ये अल्कोहल की क्रेविंग को कम कर देती है, ओबेसिटी को कम कर देती है। इसके बाद है डोनिपेजिल। डोनिपेजिल ये अल्जाइमर डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर है। इसके अलावा जेलेंटामिन, रिवास्टिगमिन, डोनिपेजिल, टैक्रीन, ये भी अल्जाइमर डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। डोपामीन का नॉर्मली प्रोलैक्टिन के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। दैट इज वाई अगर डोपामीन नहीं होगा या डोपामीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, डोपामीन के एंटागोनिस्ट हो गए, तो हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो जाएगा। डोपामीन के एगोनिस्ट फॉर एग्जांपल ब्रोमोक्रेप्टिन है, कैबरगोलिन और परगोलाइड है। ये हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया और एक्रोमेगाली को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद है इटोरिकॉक्सिब है। जो इटोरिकॉक्सिब होता है, ये सिलेक्टिव यानी अब कुछ सिलेक्टिव CO-X2 इनहिबिटर है और कुछ नॉन सिलेक्टिव आ जाते हैं। तो जो सिलेक्टिव CO-X2 इनहिबिटर इसमें कॉक्सिब आ जाते हैं। सिलोकॉक्सिब है, टैरिकॉक्सिब है, वाल्डिकॉक्सिब है, रॉफिकॉक्सिब है, पैरिकॉक्सिब आ जाता है। नॉन सिलेक्टिव के अंदर इंडोमेथासिन, इबुप्रोफिन है, नेप्रोक्सिन है, पिरोक्सिकाम है, ओके, मिलॉक्सिकाम वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती है। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल फार्माकोलॉजी का ओवरव्यू ले लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जनरल फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लेना। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना।